हेलो दोस्तों, फरजान क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरा मैं स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले आगामी कक्षाओं एवं सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक भारत की कृषि के संदर्भ में। तो आज का हम टॉपिक देखते हैं कृषि। तो देखते हैं भारत की लगभग 52% आबादी कृषि व उससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है। जो भारत की 100% आबादी है उसमें से 52% आबादी कृषि कार्यों में लिप्त है। आगे है, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। चीन में केवल 11% क्षेत्रफल पर, यूएसए में 20% व कनाडा में 5% भूभाग पर कृषि की जाती है। आगे है, 1950 या 51 में जीडीपी में कृषि का योगदान 52.2% था। वहीं 2012-13 में 13.7% रह गया है। जो 1950 एवं 51 की जो भारत की जीडीपी थी उसके अंतर्गत जीडीपी में कृषि का योगदान सर्वाधिक था। कृषि का योगदान 52.2% था। उसके बाद जो 2012 एवं 13 में जो बजट पास किया गया उसके अंतर्गत कृषि का योगदान जीडीपी के अंतर्गत 13.7% ही रह गया। आगे देखते हैं सस्य गहनता क्या होती है। सस्य गहनता का मतलब है किसी भूभाग पर एक वर्ष में जितनी बार फसलें उगाई जाती है। जो कोई भूभाग होता है उसमें एक के अंतर्गत जो भी फसलें उगाई जाती है उस भूमि की सस्य गहनता कहलाई जाती है। यानी कि जो भूमि का जो भूभाग या क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत एक वर्ष में जितनी बार भी फसल उगाई जाती है वह उस भूमि की सस्य गहनता कहलाती है। सस्य गहनता को ज्ञात करने का सूत्र है, वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र एवं वर्ष में शुद्ध कृषि क्षेत्र और मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। ये सस्य गहनता सूचकांक निकालने का फॉर्मूला है। आगे देखते हैं, नोट, भारत का सस्य गहनता सूचकांक 135% है और 2012 एवं 13 की रिपोर्ट है। आगे देखते हैं, पंजाब की सस्य गहनता सबसे अधिक 189% है 2012 एवं 13 की रिपोर्ट के अनुसार। सॉरी, हम देखते हैं, छूट गया एक टॉपिक। 1950 एवं 51 में 111.1% थी भारत की जो सस्य गहनता थी वह 111.1% थी 1950 और 51 में, जो 2012-13 में बढ़कर 135% हो गई। आगे देखते हैं भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है। तो इसके संदर्भ में भारत में वर्ष में मुख्यतः 3 फसलें पैदा की जाती हैं। इनमें होती है एक रबी की फसल, इसकी बुआई अक्टूबर व नवंबर में होती है तथा अप्रैल व मई में काट ली जाती है। इसकी कटाई अप्रैल मई में की जाती है, तब की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसकी प्रमुख फसल है रबी की फसल गेहूं, चना, जौ, मटर, ये इसकी प्रमुख फसलें है। आगे देखते हैं खरीफ की फसल, बुआई जून और जुलाई में तथा कटाई सितंबर और अक्टूबर में की जाती है। इसके प्रमुख फसल है चावल, ज्वार, बाजरा, जूट, मूंगफली और कपास, ये खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। आगे जायद की फसलें, बुआई मार्च में व कटाई जून में की जाती है। इसके प्रमुख फसल है तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, मूंग, उड़द जैसी फसलें जो अपनी कह सकते हैं कि जैसे सब्जी वगैरह की जो किस्में होती है उन्हीं के अंतर्गत तरबूज, खरबूज, ककड़ी जो होती है, खीरा, यही
जायद की फसल कहलाती है। अब इनमें से प्रमुख जो फसलें उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली है चावल। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए 25 डिग्री से अधिक तापमान व 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की आवश्यकता होती है। जो चावल की कृषि है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बोई जाती है और इसके उत्पादन के लिए जो दैनिक तापांतर होता है वह 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। कुल कृषित भूमि के 25% यानी कि 1/4 भाग पर भारत में चावल की कृषि की जाती है। जो भारत की कुल कृषित भूमि है उसके 1/4 यानी कि 25% भूभाग पर चावल की कृषि की जाती है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का हिस्सा 42% है। जो भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन है उसमें चावल का हिस्सा 42% है। भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य क्रम से सब सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें सर्वाधिक मात्रा में कृषि की जाती है। पश्चिम बंगाल व असम में एक वर्ष में चावल की 3 फसलें अमन, ओस, बोरू, ये चावल की प्रमुख किस्में हैं। अमन, ओस, बोरू, ये पश्चिम बंगाल और असम में ये एक वर्ष में 3 प्रकार की किस्में पैदा की जाती है। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व के अंतर्गत दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है। चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। ये इसका वैज्ञानिक नाम है जो कि आज के कंपटीशन दौर में काफ़ी अधिक चर्चा में पूछा जाता है। धान की खेतों में मीथेन CH4 उत्सर्जित होता है। जो इसकी खेती के अंतर्गत जो पदार्थ उत्पन्न होता है वो होता है मीथेन CH4। अब देखते हैं चावल की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है। इनमें आती है ताइचुंग, कावेरी, मंसूरी, भवानी, रत्ना, पद्मा, जया, IR8 और जमुना। ये चावल की कुछ प्रमुख किस्में थी। अगली फसल देखते हैं वह है गेहूं। यह शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूं है वह शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इसके लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वह 10 से 15 सेंटीग्रेड के बीच मध्य होती है। इसके लिए वर्षा की मात्रा होनी चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य। भारत में विश्व का 12% गेहूं उत्पादित करने के साथ विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। प्रथम स्थान चीन का है। इसके अंतर्गत देश के कुल 14% भाग पर कृषि की जाती है। जो गेहूं की कृषि है वह कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। भारत में गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा। आगे गेहूं की प्रमुख किस्में है उसका नाम है कल्याण, सोना, राजो, सोनेरा 63 या 64 और सेरा और सोनालिका, ये प्रमुख किस्में हैं गेहूं की। आगे देखते हैं भारत में हरित क्रांति का सबसे अनुकूल प्रभाव गेहूं पर पड़ा। जो हरित क्रांति का जो सबसे अनुकूल जो प्रभाव था वह गेहूं की फसल पर ही पड़ा। इसी का उत्पादन अधिक मात्रा में किया गया हरित क्रांति के बाद। आगे है मक्का। यह अर्ध शुष्क जलवायु की फसल है। यह भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 3.6% भाग पर उगाई जाती है। जो मक्का है वह शुष्क जलवायु की फसल है और भारत के कुल बोए गए क्षेत्रफल के लगभग 3.4% भाग पर उगाई जाती है। इसके लिए वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। इसकी प्रमुख जो किस्में हैं वह सरताज, गंगा, दक्कन 103 व 105 और धवल, प्रभात, अरुण और किरण, ये प्रमुख किस्में हैं मक्के की। आगे है दालें। अगली फसल है दालें। विश्व की लगभग 20% दालें भारत में उत्पन्न की जाती है। जो विश्व का जो दाल उत्पादन में भारत का 20% योगदान है। दालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश। भारत में जो दालों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान में किया जाता है, जबकि सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। मध्य प्रदेश अकेले में 24% दालों का उत्पादन किया जाता है। आगे है
प्रति किलोग्राम हेक्टेयर की दृष्टि से पंजाब का स्थान प्रथम है। अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब का स्थान प्रथम है। दलहन में चना का स्थान भारत में प्रथम है। जो दलहन की जो फसलें होती है उसमें जो चना है ना, उसके अंतर्गत भारत का प्रथम स्थान है। विश्व के अंतर्गत कुल चना का लगभग 38.6% केवल मध्य प्रदेश में होता है। जो सर्वाधिक चना होता है भारत के अंतर्गत वह भी मध्य प्रदेश में होता है, और सर्वाधिक जो दलहन की फसलें है वह भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत होती है। जबकि कुल अरहर का 1/3 महाराष्ट्र में होता है, यानी कि 33% जो अरहर जो दाल होती है उसका 1/3 हिस्सा महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। आगे देखते हैं, मूंग उत्पादन में राजस्थान व उड़द उड़द उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक मूंग राजस्थान में पैदा किए जाते हैं, जबकि उड़द की जो दाल है वह उत्तर प्रदेश में होती है। आगे देखते हैं, तिलहन। देश के कुल कृषित भूमि की लगभग 14% भाग पर तिलहन का उत्पादन किया जाता है। जो कुल कृषि क्षेत्र है उसका 14% भाग पर तिलहन उगाया जाता है। आगे, तिलहन का उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। तिलहन के जो उत्पादन में उसमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जो कि अकेले भारत के 31% तिलहन का उत्पादन करता है। जो तिलहन का उत्पादन है वह सर्वाधिक मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत किया जाता है, उसी का भारत के अंतर्गत प्रथम स्थान है, और अकेला मध्य प्रदेश देश का 31% तिलहन उत्पादन करता है। भारत के प्रमुख तिलहन फसलें हैं मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, अरंडी व सूर्यमुखी। तिलहन से मतलब है कि जिस फसल से तेल की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं, मूंगफली उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो मूंगफली उत्पादन है उसके उत्पादन में भारत का विश्व के अंतर्गत लगभग दूसरा स्थान रखता है भारत। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान है। 18% मूंगफली का उत्पादन यहाँ होता है। विश्व की लगभग 18% मूंगफली भारत के अंतर्गत पैदा की जाती है। आगे, मूंगफली उत्पादन में गुजरात 36% का स्थान प्रथम है। जो सर्वाधिक भारत के अंतर्गत मूंगफली उत्पादित की जाती है वह गुजरात राज्य के अंतर्गत की जाती है, जो कि देश की लगभग 36% मूंगफली उत्पादन की जाती है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, दूसरा महाराष्ट्र का। दोनों मिलकर 90% उत्पादन करते हैं। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश मिलकर सोयाबीन का 90% उत्पादन करते हैं। आगे देखते हैं, सूरजमुखी के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान रखता है। आगे जो फसल है वह है गन्ना। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए और वर्षा 75 से 120 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। विश्व में गन्ना व चीनी दोनों के उत्पादन में भारत का ब्राजील के बाद दूसरा स्थान है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन ब्राजील के अंतर्गत किया जाता है, उसके बाद भारत में सर्वाधिक किया जाता है। भारत में उत्पादित गन्ने का 40% उपयोग गुड़ व 60% चीनी बनाने हेतु किया जाता है। जो गन्ने का उपयोग है वह 40% गन्ने का उपयोग तो गुड़ बनाने के लिए एवं 60% चीनी बनाने के लिए किया जाता है। आगे है, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रमुख है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु के अंतर्गत किया जाता है। मेन जो नोट करने की चीज है वह गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है वह कोयम्बटूर के अंतर्गत स्थित है। आगे देखते हैं, अगली जो फसल है वह है ज्वार। विश्व में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। विश्व की जो सर्वाधिक ज्वार उत्पादित की जाती है वो भारत में की जाती है। ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र लगभग 50% का स्थान प्रथम है। भारत की लगभग 50% ज्वार अकेले महाराष्ट्र के द्वारा उत्पादित की जाती है। आगे, भारत में ज्वार कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है। जो कुल कृषि क्षेत्र है उसके 5.3% पर ज्वार का उत्पादन किया जाता है। आगे है बाजरा। इसके उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम है। जो बाजरा फसल है उसका सर्वाधिक उत्पादन भारत के अंतर्गत राजस्थान राज्य करता है।
ये फसल है, इसके लिए 25 से 30 सेंटीग्रेड के मध्य तापमान होना आवश्यक है व 30 से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा की आवश्यकता होती है। बाजरा अफ्रीकी मूल की फसल है, ये अफ्रीका की प्रमुख फसल है। यह ज्वार से भी शुष्क जलवायु में पैदा की जाती है, ये शुष्कतम फसल है। आगे देखते हैं चाय। ये भारत की प्रमुख पेय फसल है। जो पेय पदार्थ होते हैं उनमें से जो प्रमुख फसल है वह चाय है। इसके लिए वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर के मध्य होनी आवश्यक है व तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना आवश्यक है। आगे, देश में चाय के उत्पादन में असम का प्रथम स्थान है, जो कि 50% उत्पादन अकेला असम राज्य करता है। विश्व में चाय के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। सर्वाधिक चाय चीन के अंतर्गत उत्पादित की जाती है, उसके बाद भारत का दूसरा स्थान है विश्व के अंतर्गत। भारत में विश्व की 28% चाय उत्पादन की जाती है। विश्व की 28% चाय भारत में उत्पादित की जाती है। चाय यह उष्ण आर्द्र व उपोष्ण आर्द्र जलवायु वाली फसल है, जो कि पहाड़ी ढलानों पर पैदा की जाती है। यह उष्ण आर्द्र और उपोष्ण जलवायु की फसल है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा की जाती है। अगली जो फसल है पेय पदार्थ वाली, वह है कॉफी। इसके लिए आवश्यक जो भौगोलिक दशा है वह तापमान 16 से 28 सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए, जबकि वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। इसके लिए सुहायित ढालुआ भूमि की आवश्यकता होती है। जो सुहायित ढालुआ भूमि होती है उसकी आवश्यकता होती है इसके उत्पादन के लिए। भारत विश्व की 4.3 कॉफी का उत्पादन करता है। लगभग 4.5% कॉफी उत्पादित करता है भारत विश्व की। आगे देखते हैं, विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान 6ठा है, जबकि पहले पर ब्राजील है। सर्वाधिक विश्व की जो कॉफी उत्पादित की जाती है वह ब्राजील में की जाती है, जबकि भारत का 6ठा स्थान है। भारत में बाबू बदान की पहाड़ी जो कि कर्नाटक में स्थित है, पर सर्वप्रथम कॉफी का पौधा लगाया गया। यहाँ पर सबसे पहले कॉफी की फसल उत्पादित की गई। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक लगभग 50% स्थान प्रथम है। भारत के अंतर्गत जो कॉफी उत्पादन होता है उसके अंतर्गत जो सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है वह कर्नाटक राज्य के अंतर्गत की जाती है। एक नोट करने की जो टॉपिक है वह केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बल्लेनूर कर्नाटक में स्थित है। जो कॉफी शोध संस्थान है वह बल्लेनूर कर्नाटक में स्थित है। अगली जो फसल है वह है नारियल। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसके लिए जो भौगोलिक तत्व है वह 20 से 25 सेंटीग्रेड के मध्य तापमान होना आवश्यक है, वह 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का होना आवश्यक है। नारियल के उत्पादन, उपभोग व निर्यात में भारत का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक नारियल का उत्पादन भारत में किया जाता है। उत्पादकता में मेक्सिको का प्रथम स्थान है। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। जो भारत में जो सर्वाधिक नारियल उत्पादित की जाती है वह केरल राज्य के अंतर्गत किए जाते हैं। अगले देखते हैं जायद की फसल, जो फल व सब्जी होती है उसके अंतर्गत देखते हैं। देश के कुल कृषि उत्पादन में हॉर्टिकल्चर का योगदान 30.4% है 2012-13 की रिपोर्ट के अनुसार। फलों के उत्पादन में चीन के बाद भारत का प्रथम स्थान है। चीन के बाद भारत का, ये लिखने में गलती हो गई। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है विश्व के अंतर्गत। आगे देखते हैं, आम, केला, काजू व नींबू के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। जो आम, केला, काजू एवं नींबू होते हैं उसके अंतर्गत उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। आगे देखते हैं, विश्व में काजू की उपज की कुल उपज का 45% भारत में होता है। भारत काजू का सबसे बड़ा निर्यातक है। जो काजू होती है ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत, उसका भारत कुल उपज का 45% हिस्सा भारत में उत्पादित किया जाता है। जो काजू का उत्पादन है उसका 45% हिस्सा विश्व का। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय काजू शोध केंद्र पंतूर कर्नाटक में स्थित है। नारंगी उत्पादन में नागपुर महाराष्ट्र का स्थान प्रथम है। आगे है, सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। जो प्याज की जो सर्वाधिक फसलें बोई जाती है वो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत बोई जाती है। आगे देखते हैं,
आगे मसाले। मसालों के उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। जो सर्वाधिक मसाले उत्पादित किए जाते हैं वह केरल राज्य के अंतर्गत किए जाते हैं। केरल में 93% काली मिर्च का उत्पादन होता है। जो मसाले उसके अंतर्गत केरल के अंतर्गत 93% काली मिर्च अकेला उत्पादित करता है। आगे लाल मिर्च के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का लगभग 50% हिस्सा है, जो कि आंध्र प्रदेश भारत के अंतर्गत प्रथम स्थान पे आता है लाल मिर्च के उत्पादन में। भारत में विश्व के मसालों का सबसे बड़ा उत्पादन उपभोक्ता व निर्यातक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा मसालों के अंतर्गत। आगे देखते हैं, भारतीय मसाला शोध संस्थान कोझिकोड केरल में स्थित है। भारत में विश्व में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जो सुपारी होती है उसमें भी भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन, जो सुपारी का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह कर्नाटक राज्य के अंतर्गत होता है। अगली जो फसल है वह है रबर। इसके लिए उष्णकटिबंधीय गर्म व आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। इसके लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि 300 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत विश्व में प्राकृतिक रबर का चौथा बड़ा उत्पादक देश है। जो रबर का उत्पादन में भारत विश्व का चौथा स्थान रखता है। आगे है, केरल राज्य में देश का लगभग 90% रबर उत्पादित होता है। भारतीय रबर शोध संस्थान कोयम्बटूर केरल में है। आगे देखते हैं, भारतीय कृषि से जुड़ी कुछ शब्दावलियां। इसके अंतर्गत है कृषि भूमि। इसके अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्र व प्रति क्षेत्र दोनों को सम्मिलित किया जाता है। कृषि भूमि के अंतर्गत जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र में प्रति क्षेत्र उसको दोनों को सम्मिलित किया जाता है। आगे प्रतिभूमि, जहाँ 1 से 5 वर्षों तक कोई फसल न उगाई गई है उसे प्रतिभूमि कहते हैं। बंजर भूमि, इसके लिए कृषि के लिए जो अयोग्य भूमि होती है वह बंजर भूमि कहलाती है। आगे देखते हैं मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। इस कृषि के अंतर्गत फसल उत्पादन व पशुपालन साथ साथ किया जाता है। जो फसल उत्पादन एवं जो कृषि साथ साथ की जाती है उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। आगे देखते हैं नकदी फसल, ऐसी फसल जिससे किसान मुख्य रूप से धन प्राप्ति हेतु उत्पादित करता है, जैसे गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि। आगे देखते हैं हरित क्रांति के संबंध में देखते हैं। 1966 ईस्वी के सूखे के बाद भारत में कृषि विकास की नई पद्धति अनिवार्य की गई। आगे देखते हैं भारतीय संदर्भ में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक मुख्यतः 1966-67 में की गई। इसका श्रेय नॉर्मन बोरलॉग तथा एम स्वामीनाथन को जाती है। जो हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है वह एम स्वामीनाथन को जाता है। यह 1966-67 में शुरू हुई। आगे देखते हैं, सूखे के बाद धान की अधिक उपज देने वाली प्रजाति है वह हाइब्रिड ताइचुंग तथा गेहूं की हाइब्रिड प्रजाति लरेमा रोजो सोनार 64 के बीजों का आयात किया गया है। इस हरित क्रांति के प्रभाव के बाद इन बीजों का आयात किया गया। हरित क्रांति के जो प्रमुख उद्देश्य थे वह निम्न प्रकार थे। इनका पहला जो उद्देश्य है वह है कि कृषि की अनिश्चितता में कमी लाना। आगे कृषि के उत्पादन व उत्पादकता की वृद्धि करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। आगे देखते हैं, हरित क्रांति के द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन व उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई। इसका सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर हुआ। इसके उत्पादन में 6 गुनी लगभग 562% की वृद्धि की दर्ज की गई। जो सर्वाधिक जिसके उत्पादन में वृद्धि आई वह गेहूं की फसल है, जबकि चावल में भी 3 गुनी वृद्धि हुई। 2000 के अंतर्गत व 2001 तक ये वृद्धि है। आगे है यही वृद्धि रही। आगे देखते हैं हरित क्रांति से पूर्व 1965 ईस्वी में जहाँ प्रति हेक्टर 5.05 kg उर्वरक उपयोग में हो रहा था, वहीं 2011-12 में यह बढ़कर 144 kg प्रति हेक्टर हो गया। पहले जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वहाँ तब इस उर्वरक का उपयोग 5.05 kg
प्रति हेक्टर के हिसाब से उत्पादित किया जाता था, जो कि बढ़कर 2011-12 में 144 kg प्रति हेक्टर करने लग गए, जिससे कि भूमि की उर्वरक शक्ति में कमी होने लग गई। आगे कृषि विशेषज्ञों के अनुसार भारत में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास का मानक अनुपात 4:2:1 है, किंतु वर्तमान में इसका अनुपात 6.4, 2.7 व 1 अनुपात का है। हरित क्रांति के जो प्रमुख क्षेत्र है जिससे जो प्रभावित हुए वह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सर्वाधिक प्रभावित हुए हरित क्रांति के बाद। आगे देखते हैं कुछ भूमि सुधार। ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्व वसूली के जमींदारी, रियायतवाड़ी व मालवाड़ी कृषि व्यवस्था में कृषकों की भूमि से लगाव अधिक नहीं रह गया था। जब ब्रिटिश शासन भारत के अंतर्गत था तब यहाँ पर राजस्व वसूली के 3 होती थी, जो कि रियायतवाड़ी, मालवाड़ी, इनमें प्रमुख व्यवस्था थी कृषि लगान की। जब ये लगाने थी भारत के अंतर्गत तब यहाँ के कृषकों में भूमि के उत्पादन में अधिक लगाव नहीं रहता। फलस्वरूप भूमि की उत्पादकता काफ़ी कम थी। जोत का आकार का वितरण प्रारूप काफ़ी असमान था। भूमिहीन मजदूरों की संख्या काफ़ी अधिक थी। अतः स्वतंत्रता के बाद इन चुनौतियों पर ध्यान देते हुए 1948 में भूमि सुधार संबंधी कानून बनाया गया। भारत में सर्वप्रथम 1948 में भूमि सुधार संबंधी कानून बनाया गया। आगे है, इस कानून के बाद जो परिवर्तन हुआ वह है कि बिचौलियों का अंत हो गया। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, जिससे कि काश्तकारों को जमीन का स्वामित्व मिला। 1950-60 के बीच 260,000 जमींदारों व बिचौलियों की समाप्ति की गई। आगे काश्तकारी के सुधार, इसके माध्यम से किसानों के जोत का अधिकार प्रदान करने तथा जमींदारों के अन्याय से रक्षा करने का अधिकार दिया गया। आगे है हदबंदी। भारत में कृषि भूमि का 48% भाग केवल 10% कृषकों के पास है। इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार ने 1954 में हदबंदी कानून लाया गया, जिसके तहत अधिकतम भूमि का सीमा निर्धारित की गई व अतिरिक्त भूमि को पुनर्वितरण का लक्ष्य रखा गया। अगला है वह चकबंदी। इसके द्वारा जोत के आकारों को और छोटा होने से रोकने व भूमि को इकट्ठा कर बड़े जोतों के माध्यम से सहकारी कृषि पर बल दिया गया। 1980 के दशक में सभी राज्यों में कानून बनाकर खासकर पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कार्य हुई। बिहार व पश्चिम बंगाल में इसे आज तक लागू नहीं किया गया। जो चकबंदी है इसे बिहार व पश्चिम बंगाल में अभी तक लागू नहीं किया गया। आगे है देश में भूजोतों का औसत आकार राजस्थान में सबसे अधिक है, इसके बाद पंजाब में है। जो कृषि जोत है 1990-91 की रिपोर्ट के अनुसार वह इस प्रकार है। जो सीमांत जोत है 1 हेक्टेयर से कम की भूमि को कहा जाता है, जो कि 59% आकार है इसका। छोटी जोत है वह 1 से 4 हेक्टेयर भूमि की होती है, जो कि 32.2% हिस्सा है। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य होती है, जो कि 7.2% हिस्सा है इसका। और बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक की होती है, जो कि भारत में इसका 1.6% है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा।